जी जनाब, ये क्वेश्चन देखते हैं जी। फाइनल अकाउंट का वालसेफ ट्रेडर्स का क्वेश्चन है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। हम लोगों ने डाटा देख लिया है और अगर हम रिक्वायरमेंट्स की तरफ चले तो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स बनानी है 31 दिसंबर 2020 की। यानी कि आपके लिए जो रेलेवेंट डेट है दैट इज 31 दिसंबर 2020। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को देखें फाइनल अकाउंट के तो उसमें इसी तरीके से होता है कि आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया जाता है। ट्रायल बैलेंस के अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जिनमें ट्रायल से मुतालिक जो आइटम्स होती हैं उन आइटम्स में से कुछ आइटम्स के मुतालिक मजीद इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कि उन आइटम्स को हमने यहाँ पे ठीक करना होता है या उसको मजीद अपडेट करना होता है। फिर उसके बाद वो आइटम्स हमारी सीधी सीधी एज इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चली जाती हैं। तो जनाब एक एक करके इन एडजस्टमेंट्स को ही देखते हैं, बजाय इसके कि मैं फॉर्मेट बनाना शुरू कर दूं। फॉर्मेट बनाना और उसमें वैल्यूज पुट करना तो बहरहाल आपके लिए आसान होगा, लेकिन अगर हम इन एडजस्टमेंट्स को पहले जिक्र कर लें फिर उसके बाद हम लोग आगे चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। डाटा को देख लेते हैं जनाब। हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1 जनवरी 2020 की, यानी कि ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मौजूद है, ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है। ट्रायल के अंदर जो इन्वेंट्री होती है वो ओपनिंग होती है। इसका मतलब है कि हम लोग एक पीरियोडिक मेथड पे चल रहे हैं। पीरियोडिक मेथड का मतलब ये है कि हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एंड पे मौजूद होगी। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, प्री पेमेंट्स हैं, एडवांसेस हैं डेबिट साइड पे, यानी कि हमने एडवांसेस किसी को दिए हुए हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस है जी, ठीक है जी। कैपिटल बताया हुआ है, ड्राइंग्स बताई हुई है, 14% का लोन बताया हुआ है, एक ऐसा लोन जिसके ऊपर 14% इंटरेस्ट है। इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया हुआ, 14% का इसके ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट बनेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना होगा अनटिल अनलेस कि उसने नीचे बताया हो कि यार हमने इंटरेस्ट जो है वो मंथली चार्ज करना है, क्वार्टरली चार्ज करना है, सेमी एनुअली चार्ज करना है और फलां मंथ का इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है और फलां का नहीं हो चुका, तो फिर हम उसे उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन 14% लोन का ये मतलब है कि लोन की अमाउंट उसने बता दिया और ये इंटरेस्ट इसके ऊपर हमें चार्ज करना होगा। तो यहाँ से भी एक हमें एडिशनल बात पता चली है, नीचे जो हमारी 7 एडजस्टमेंट्स है उसके अलावा 8वीं एडजस्टमेंट ये भी है कि हमने 14% लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। ट्रेड एंड अदर पेबल्स हैं, रेवेन्यूज है, ठीक है जी, परचेजेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन एक्सपेंसेस है, रेंटल इनकम है, ये आपकी अदर इनकम शुमार होगी, ठीक है। और इसके अलावा आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं वो अमाउंट जो आपने बैंक से एडिशनली उधार के तौर पर ले ली है और बैंक उसके ऊपर आपको एक इंटरेस्ट का चार्ज करता है जो कि है 450। अगर आप गौर से देखें तो ये सारी अमाउंट्स थाउजेंड्स में है और इनका टोटल टैली है। तो ये हमारे पास ट्रायल है। हम लोग एडजस्टमेंट्स को एक एक करके देखते हैं। पहली एडजस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अक्सर औकात ऐसे ही होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो आपके लिए आपके पास इन्वेंट्री की ही होती है। इन्वेंट्री की क्लोजिंग अमाउंट जो होती है उसके बारे में बात कर रहा होता है वो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है आपकी इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2020 अमाउंटिंग टू रुपीज 46.3 मिलियन। अब आप गौर से देख लीजिएगा, ऊपर जो अमाउंट्स हैं वो थाउजेंड्स में हैं लेकिन नीचे उसने पूरी की पूरी अमाउंट बताई है, तो आपको ये समझना होगा कि आखिर वाले 3 जीरोस आपने रिमूव करके इसकी कैलकुलेशन करनी है। उन्होंने कहा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो 46,300 है। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट रिवील्स दैट गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 950,000 वर रिटर्न्ड बाय ए कस्टमर फॉर विच नो एंट्री हैज बीन मेड। हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाली तो वो 46,300 बन रही थी, जिसमें हमें ये पता चला कि 9,50,000 रुपए की हमें रिटर्न्स आई हैं जो हमने रिकॉर्ड नहीं की है। तो जो रिकॉर्ड नहीं की है चीज उसकी अकाउंटिंग एंट्री कर लेंगे। दीज गुड्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 1.3 मिलियन ऑन क्रेडिट इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020। VT determines that these goods are out of fashion and can be sold at 40% of original selling price। इन्वेंट्री के बारे में इन्वेंट्री के चैप्टर के अंदर से 3 चीजें आपके लिए कार फरमा हुई। सबसे पहली चीज उसने आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री बताई कि 46.3 मिलियन की है। फिर उसने एक चीज ये बताई कि जनाब एक सेल्स रिटर्न हुई है, इसकी तो हमने एंट्री ही नहीं की हुई थी। ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये 46.3 मिलियन ये आपकी आई है फिजिकल इन्वेंट्री अकाउंट से, यानी कि आपके पास जितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी उन सबको आपने जमा किया तो 46.3 मिलियन ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। और इसमें वो फिजिकल इन्वेंट्री के अंदर जो अकाउंट से जो
एरर आइडेंटिफाई हुआ है वो अकाउंटिंग का एरर है, वो इस अमाउंट का एरर नहीं है। यानी कि हमने एक एंट्री रिकॉर्ड करनी है कि वो गुड्स जो 9,50,000 रुपए की थी वो वापस आ गई थी, जिसके बारे में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की गई थी। ये गुड्स 1.3 मिलियन की सेल की गई थी, तो अब हम इसकी रिकॉर्डिंग एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न की। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे हम इससे, और कस्टमर का नाम नहीं लिखा हुआ तो हम लोग डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। डेटर्स अकाउंट बाय रुपीज किस अमाउंट से? 9,50,000 रुपए उनकी कॉस्ट थी उन आइटम्स की, और 13 लाख रुपए की वो बेची गई थी। तो जारी बात है जिस अमाउंट से उनकी सेल्स रिकॉर्ड की गई थी हम उसी अमाउंट से सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि सेल प्राइस के ऊपर। तो 1300 की सेल्स रिटर्न हम लोगों ने अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी। अच्छा जी, अब दूसरी चीज जो उसने बताई है वो ये बताई है कि ये जो आइटम्स हैं जिनकी कॉस्ट 9,50,000 रुपए थी, जो हमने 13 लाख रुपए की सेल की थी, जो कस्टमर ने हमें वापस कर दी, ये अब ओल्ड फैशन हो चुकी हैं और अब ये सिर्फ और सिर्फ 40% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे सेल हो सकती है। इसका ये मतलब है कि जो 46 मिलियन के अंदर जो हमारी अमाउंट्स मौजूद थी उनके ऊपर अब हम लोग एनआरवी की का लॉस भी कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हम लोग अपने जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर क्लोजिंग स्टॉक 46.3 मिलियन नहीं दिखाएंगे, बल्कि इसमें से ये जो आइटम्स जो हमें वापस आई है इनका एनआरवी का लॉस माइनस करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट दिखाएंगे। तो अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो है वो इस वक्त जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है जी? स्टॉक वो है 46300 का। इसमें से हम माइनस करेंगे एनआरवी लॉस ऑफ रिटर्न्ड आइटम्स, जो आइटम्स आपको वापस आई थी उनका लॉस। अब वो अगर लॉस हमें पता चल जाए तो ये वो अमाउंट आ जाएगी जो कि हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज ए स्टॉक रिकॉर्ड करनी है क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे। अच्छा, अब हम एनआरवी की कैलकुलेशन कर लेते हैं, एनआरवी लॉस की कैलकुलेशन। अगर आप गौर से देखें तो उन आइटम्स की जो एनआरवी है, एनआरवी के अंदर हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट को उन आइटम्स की एनआरवी के साथ। तो आइटम्स की जो कॉस्ट है वो तो है जी 9,50,000। अगर हम इनकी एनआरवी निकालें तो एनआरवी जो है वो इनकी सेलिंग प्राइस का 40% है। यही बात उसने बताई ना कि एनआरवी इज 40% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो 40% ऑफ व्हाट? सेलिंग प्राइस, जो कि है 1.3 मिलियन, यानी कि 13,00,000 इंटू 40,000, 13 लाख का 40%, ये बनता है जी 5,20,000। अच्छा जी, इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी जो एनआरवी है वो कम है और कॉस्ट ज्यादा है, तो एनआरवी का जो लॉस होगा वो किसके इक्वल होगा? कॉस्ट माइनस एनआरवी के इक्वल, यानी कि 950,000 माइनस 520,000। तो ये जनाब हमारे पास बनेगा 430,000, 4,30,000 रुपए का आपका एनआरवी का लॉस है। अब क्योंकि ये सारे मैंने रुपीज में लिख दिए थे और यहाँ पे मैं फिगर्स थाउजेंड्स में लिख रहा हूँ, तो आपको ज़हन में रखना होगा कि दिस इज जस्ट 430। तो एनआरवी का जो लॉस है स्पेसिफिक आइटम्स का वो 430 का है। तो अगर हम 46,300 में से 430 माइनस करें तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक की आइटम आएगी दैट विल बी इक्वल टू 45,870। तो ये है जनाब वो क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोगों ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालना है, और ये वो एंट्री है जो हमने अभी मजीद रिकॉर्ड करनी है ताकि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाई जा सके। ये इन्वेंट्री की वजह से ये दो एडजस्टमेंट्स हमें यहाँ पे करनी पड़ी हैं। हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा प्री पेमेंट्स इंक्लूड्स फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹300,000 पेड फॉर द ऑनर्स रेजिडेंस।
ठीक हो गया जी। अच्छा, द एनुअल पॉलिसी इज वैलिड अप टू 31 मार्च 2021। अब जो मर्जी हो जाए, ये जितनी मर्जी ये आपकी टाइम पीरियड हो इसका, ये 3 लाख रुपए हमने प्री पेमेंट्स में से निकालने हैं और अपने ड्राइंग्स में डालने हैं। उसने कहा कि जो प्री पेमेंट्स आपको नजर आ रही हैं 780,000 की, इसमें से 3 लाख रुपए की प्री पेमेंट्स ऐसी हैं जो ओनर की रेजिडेंस की हैं। तो हम इस आइटम को ठीक करने के लिए क्या करेंगे कि प्री पेमेंट्स में से 300,000 माइनस करेंगे और उसको ले जाएंगे ड्राइंग्स के अंदर। तो हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और प्री पेमेंट्स अकाउंट क्रेडिट। ड्राइंग्स डेबिट, प्री पेमेंट्स क्रेडिट बाय ₹300,000, या चले थाउजेंड्स में ही लिख लेते हैं 300। तो ये अकाउंटिंग एंट्री हम करेंगे, यानी कि हम अपने प्री पेमेंट्स जो आपके पास यहाँ पे नजर आ रही हैं प्री पेमेंट्स, इसमें से माइनस करेंगे 300 और हम अपनी ड्राइंग्स में ऐड करेंगे, वेरा ड्राइंग्स ईयर इन ड्राइंग्स, इसमें प्लस करेंगे 300। ठीक हो गया। अगर हम अकाउंटिंग एंट्री ये पहले वाली की बात करें तो सेल्स रिटर्न टू डेटर्स करना है। सेल्स रिटर्न का अकाउंट हमारे पास नहीं है, हम यहाँ पे नया बना लेते हैं, इस तरफ नए अकाउंट्स बना लेते हैं जी। सेल्स रिटर्न डेबिट और क्रेडिट। सेल्स रिटर्न का ओपनिंग बैलेंस 0 है, इसमें हम डेबिट करेंगे 1300 और डेटर्स में से माइनस करेंगे 1300, वेरा डेटर्स रिसीवेबल्स ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें से माइनस करेंगे 1300। लें जनाब, ये दो अकाउंटिंग एंट्रीज अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं, ये हमने ट्रायल के साथ ही फिगर्स के साथ लिख दी हैं कि ये यहां से हम लोगों ने प्लस करनी है और माइनस करनी है। आगे चलते हैं, प्री पेमेंट्स इंक्लूड्स, अच्छा ये वाला पॉइंट हम लोगों ने 2 कर लिया। पॉइंट 3 की तरफ चलते हैं। ऑन 1 जून 2020, 1 जून 2020 को, यानी कि हमारे ईयर के दौरान में बिल्कुल सेंटर में जाके, ए मशीन वाज गिवन एट क्वार्टरली रेंट ऑफ ₹375,000 रिसीवेबल इन एडवांस। 3,75,000 रुपए के क्वार्टरली रेंट के ऊपर हम लोगों ने एक मशीन जो है वो रेंट पर दे दी है, रिसीवेबल इन एडवांस, ये पैसे एडवांस में रिसीवेबल है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, वैसे तो इसको मजीद इसमें कुछ इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, इससे ये पता चलता है कि हमारे पास ये 1 जून 2020 के अंदर जो मशीन का जो रेंट है 3,75,000 रुपए का, वो हम यूज कर चुके हैं क्वार्टरली, यानी कि पहला जो क्वार्टर होगा वो जून जुलाई और अगस्त होगा, दूसरा सितंबर अक्टूबर नवंबर होगा और तीसरा जो क्वार्टर है वो दिसंबर के महीने का होगा। यानी कि हम लोगों ने दिसंबर के महीने में इनसे 3 मंथ का एडवांस लिया था, जो कि था जी 375,000 का। अब जरा देख लें कि ये 1125 कैसे बना, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर ही हमें ये अमाउंट, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो मशीन है, ये हम लोगों ने रेंट पे दी थी। तो हम लोगों ने कब कब दिया है, जून जुलाई और अगस्त के 3 महीनों का बन गया 375, सितंबर अक्टूबर और नवंबर के 3 महीनों का बन गया 375 और जनवरी दिसंबर जनवरी और फरवरी के भी 3 महीनों का बन गया होगा 375। क्योंकि ये पहले महीने में ही मिल गए होंगे तो दिसंबर के महीने के अंदर अगले 3 महीनों की मिल गई होगी पेमेंट। तो ये बनती है जनाब हमारे पास 1125 एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि जो 1125 है इसमें जून जुलाई और अगस्त शामिल है, शामिल होना चाहिए था, ठीक है। सितंबर अक्टूबर और नवंबर शामिल था, बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ दिसंबर शामिल होना चाहिए था, जनवरी और फरवरी शामिल नहीं होना चाहिए था अगले साल का। इसका मतलब यह है कि इस 3,75,000 रुपए के हमें 2 टोटे करने होंगे। इसको 3 पे डिवाइड करना होगा, 3 पे डिवाइड करेंगे 125 बनेगा। तो 125 ये आपकी करंट ईयर का प्रॉफिट है और 250 ये आपका नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है। करंटली इस साल ये 2,50,000 रुपए आपकी रेंटल इनकम में शुमार नहीं होने चाहिए, इस जगह पे शुमार नहीं होने चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक हो गया जी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेंटल इनकम में से 250 निकाल के रेंट रिसीव्ड इन एडवांस में लिखेंगे। इसकी अकाउंटिंग एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, हम कहेंगे जनाब रेंटल इनकम अकाउंट डेबिट
और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अक्रूड इनकम भी इसे कहते हैं, अक्रूड इनकम लिख लेते हैं। तो अक्रूड इनकम क्रेडिट कितनी अमाउंट से, जनवरी और फरवरी जो अगले साल के हैं, 2021 का जनवरी और फरवरी, सिर्फ उनकी अमाउंट, और वो कितनी बनती है जनाब 250। तो अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं तो रेंटल इनकम में से हम माइनस कर रहे हैं 250, और एक नया अकाउंट बन जाएगा जिसे हम कहते हैं अक्रूड इनकम, अक्रूड रेंटल इनकम, दैट इज इक्वल टू अक्रूड रेंटल इनकम, ये आपकी लायबिलिटी है 250, यानी कि इसका ओपनिंग जो है वो 0 होगा और इस अकाउंटिंग एंट्री से 250 आ गया। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। एडवांस रिप्रेजेंट 3 मंथ्स एडवांस सैलरी टेकन बाय ए सेल्समैन ऑन 1 नवंबर 2020। बिल्कुल उसी तरीके से एक सेल्समैन ने हमसे एडवांस लिया है 3 महीनों का, जो कि एडवांस के अंदर आ रहा है। ये रहा जी आपका एडवांस, 2,40,000 की बात कर रहा है कि उसने हमसे 3 महीनों का एडवांस लिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये 2,40,000 रुपए में से 2 साल हमारा करंट ईयर में जाएंगे, ये करंट ईयर का एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएंगे, और एक जो है वो साल नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। गौर से देखिएगा, 240 थोड़ा सा डिफरेंट है जो इससे पहले वाला पॉइंट है। 2,40,000 रुपए में से करंट ईयर के एक्सपेंस के अंदर, क्योंकि ये 3 महीनों का था तो 60 रुपए पर मंथ, 60,000 पर मंथ है, तो 2 महीनों का यानी कि नवंबर और दिसंबर का एक्सपेंस हो जाना चाहिए था। और एक्सपेंस कितना होगा जनाब, ये 80 होगा जी, 80,000, और 160,000 का एक्सपेंस आपके तौर पे आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरा जो नेक्स्ट ईयर है, नवंबर दिसंबर के बाद जनवरी वाला महीना, ये आपकी प्री पेमेंट है, ये प्री पेमेंट में ही रहेगी, ठीक है जी। ये हम लोगों ने एडवांसेस तो दिया हुआ है, एडवांसेस के अंदर ही रहेगी। कितनी अमाउंट, 80,000 की। तो अब हम क्योंकि एडवांसेस के अकाउंट में 80,000 नहीं बल्कि एडवांसेस के अकाउंट में पूरा 240 लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि हम एडवांसेस के अकाउंट में से एक्सपेंस निकाल के उसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसकी जो अकाउंटिंग एंट्री होगी हम एक्सपेंस के तौर पे से रिकॉर्ड करेंगे। हम लिखेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कौन सा, सैलरी एक्सपेंस, क्योंकि सैलरी एडवांस ली हुई है उसने, और एडवांस अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जब उसने हमसे नवंबर और दिसंबर, नवंबर के शुरू में नवंबर, दिसंबर और जनवरी की एडवांस सैलरी ले ली थी, तो नवंबर और दिसंबर की सैलरी तो हमारा एक्सपेंस आउट होनी चाहिए थी ना एडवांसेस में से निकलकर, तो वो हम लोगों ने 160 की ये अकाउंटिंग एंट्री भी कर दी। इसका मतलब यह है कि एडवांसेस के अंदर से 160 माइनस होगा और सैलरी एक्सपेंसेस के अंदर वो ऐड हो जाएगा। अब सैलरी एक्सपेंसेस कौन से हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस भी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, एडमिन भी है। तो ये हम देखते हैं कि ये बंदा कहां पे काम कर रहा था, सेल्समैन है। सेल्समैन का जो एक्सपेंस होता है वो सेलिंग एक्सपेंस को चार्ज होता है, तो यानी कि हम लोग 160 ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर जो हमने वहां से माइनस किया है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। लोन के बारे में उसने बताया है, द लोन वाज अक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2020 एंड द एंटायर प्रिंसिपल अलोंग विद इंटरेस्ट इज रीपेएबल ऑन 30 नवंबर 2021। अगले साल के मिड में जाके सारा इंटरेस्ट और सारा प्रिंसिपल पेएबल होगा। इसका मतलब यह है कि पूरे साल में इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट अक्रू जरूर किया जाएगा क्योंकि ये लोन हमने इस साल यूज किया है। कितनी देर यूज किया है, जुलाई में लिया था लोन, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 6 महीने ये लोन जो है ये यूज हुआ है। तो इसके ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसकी अक्रूवल रिकॉर्ड करेंगे। 14% रेट है जो हमें यहां पे पता है। तो जनाब अमाउंट कितनी है, अमाउंट भी देख लेते हैं। अमाउंट है लोन की 17,500। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट फॉर 2020, तो 2020 में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है जी 17,500,
इसके ऊपर 14% का इंटरेस्ट लगेगा और टाइम लगेगा 6/12। तो हमारे पास जो इसके ऊपर इंटरेस्ट की जो अमाउंट बनेगी डेट विल बी इक्वल टू 17,500, 14% मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो मेरे पास आंसर आएगा 1225। अब 1225 का इंटरेस्ट है जो कि 2020 में रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो 2020 का इंटरेस्ट है, तो हम लोग उसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट एंड पे करना है तो हम रिकॉर्डिंग एंट्री करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और पेएबल एक्सपेंस क्रेडिट, पेएबल इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट बाय रुपीज 1225। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस है हमारे पास नहीं है। अब जो भी हमारा इंटरेस्ट वगैरह होता है ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है, तो इसमें हम मजीद ऐड करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। कितना ऐड होगा जी? 1225 का। और हमारे पेएबल के अंदर हम लोग एक नया अकाउंट बनाएंगे, पेएबल इंटरेस्ट। ये आपकी लायबिलिटी है, ओपनिंग 0 होगा, लेकिन इस एंट्री से उसमें 1225 रुपए आ रहे हैं। ये आपका पेएबल रेंट रिकॉर्ड हो गया जी। तो रेंट आपका पेएबल है, वो आपने रिकॉर्ड कर लिया। अगली आइटम है जी डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज चार्ज एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। डेप्रिसिएशन शुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। उसने कहा जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 32,500 की है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करते हैं, या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट करते हैं। तो इस केस में उसने हमें रेजिडुअल वैल्यू नहीं बताई गई, तो जब रेजिडुअल वैल्यू नहीं बताई जाती तो फिर हम उसे 0 अज्यूम करते हैं। कॉस्ट है 32,500 मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट 10%, तो इसका मतलब है कि 3,250 की डेप्रिसिएशन आपकी चार्ज होगी। 10% ही, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन हमें पता है कि डेप्रिसिएशन में क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर सारी की सारी टोटल कंबाइंड आइटम्स की चार्ज करनी है, तो उसमें से जो आइटम्स हमारी मशीनरी वगैरह है उनकी जो डेप्रिसिएशन है वो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज करनी होती है, और जो दूसरी हमारी जो रिमेनिंग एसेट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन हम लोगों ने सेलिंग या एडमिन को चार्ज करनी होती है। तो उसके वाले से उन्होंने चार्जिंग बताई है कि डेप्रिसिएशन शुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में इक्वली ऐड करनी है। तो जो डेप्रिसिएशन है वो हम ऐड करेंगे 1625 की डेप्रिसिएशन, यानी कि हाफ 32,50 का हाफ 1625 की डेप्रिसिएशन हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस को चार्ज करेंगे, और 1625 की डेप्रिसिएशन हम लोग एडमिन एक्सपेंसेस को चार्ज करेंगे। ऐसे ही कहा जी उसने? जी बिल्कुल, उसने ऐसे ही कहा। तो जो हम लोग डेप्रिसिएशन सेलिंग एक्सपेंस को चार्ज करेंगे वो हम उसकी एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन सा? सेलिंग एक्सपेंस वाला। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, यहां हम इसकी कंबाइन एंट्री बना लेते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट सेलिंग वाला डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एडमिन वाला भी डेबिट। सेलिंग वाला कितने से? 1625 से, और एडमिन वाला भी कितने से? 1625 से। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 3250। अब जरा देखिएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है मजीद 2550 से, यानी कि इसमें ऐड करना है 3250। डेप्रिसिएशन अकाउंट सेलिंग एक्सपेंस का, सेलिंग एक्सपेंस के अंदर डेप्रिसिएशन के 1625 ऐड करने हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर भी डेप्रिसिएशन के 1625 ऐड करने। ठीक हो गया जी? तो एंट्री जो है वो हम लोगों ने ट्रायल में एडजस्ट कर दी है। लास्ट आइटम की तरफ चलते हैं। उसने कहा कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्लूड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 1490। बैंक ओवरड्राफ्ट को एज एन लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी सेपरेट रिकॉर्ड किया जाता है। जरा गौर से देखिएगा, ये है जनाब हमारे पास टोटल एसेट्स कैश एंड बैंक बैलेंस के 5550। टोटल एसेट्स जो है वो हमारे पास कितने हैं? टोटल कैश
एंड कैश इक्विवेलेंट्स 5550। इसमें उसने बताया कि कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट भी शामिल है 1490 का, ओवरड्राफ्ट भी शामिल है 1490 का। जरा गौर से देखिएगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि टोटल कैश ओवरड्राफ्ट के अलावा वाला निकालूं तो मुझे ओवरड्राफ्ट इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा जनाब 5550 प्लस 1490, तो हमारे पास जो टोटल कैश है वो है जी 7040 कैश, और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो 1490। ये दो अमाउंट्स होंगी जो कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करवाएंगे, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा कि मैंने इसको ऐड क्यों किया है। उसने कहा कि टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सारी वो चीजें शामिल हैं जो कि इस कंपनी के बैंक और बैंक वगैरह में पड़ा होता है। देखिए किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें 100-125 के करीब बैंक अकाउंट्स होते हैं। उन्होंने डिफरेंट एरियाज में अपने डिफरेंट बैंक अकाउंट्स खोले होते हैं। तो टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कि बैंक शैंक वगैरह जो है ना वो सारे अल्फला का अकाउंट हो गया जी, मिजान का अकाउंट हो गया, मिजान का अकाउंट नंबर 2 हो गया, इस तरह के सारे अकाउंट्स, कैश इन हैंड, ठीक है, कैश एट फैक्ट्री, जो सारे के सारे जितनी भी अमाउंट्स है वो सारी जमा करते हैं, जमा करते जाते हैं। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी उन्होंने लिखा हुआ था, लेकिन वो वाला बैंक ओवरड्राफ्ट क्योंकि नेगेटिव फिगर थी तो माइनस के साइन के साथ लिखा हुआ था, और आपके पास जो टोटल अमाउंट आ रही थी वो आ रही थी 5550। अब जब मैंने ओवरड्राफ्ट को यहां से खत्म करना है तो ये फिगर इंक्रीज हो जाएगी। क्यों भला? क्योंकि जब ओवरड्राफ्ट हम यहाँ पे लिख रहे थे तो हम नेगेटिव साइन के साथ लिख रहे थे, यानी कि वो यहाँ से माइनस हो रही थी। तो जब उसका इफेक्ट खत्म करना है, तो जो चीज माइनस हो रही थी जब उसका इफेक्ट खत्म करना होता है तो उसको ऐड बैक करना होता है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो टोटल कैश है वो है जनाब 7040 का, और ओवरड्राफ्ट 1490 रुपए की लाइबिलिटी हमारी अब खड़ी की जाएगी। अगर हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री देखें तो जनाब ये कुछ इस तरीके से होगी। कैश अकाउंट डेबिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट डेबिट, एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 1490, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से 1490 का इंपैक्ट निकाल के ओवरड्राफ्ट का एक सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं, सही है। तो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मजीद ऐड कर देंगे 1490, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मजीद ऐड कर देंगे हम 1490, और यहां पे हमारे पास एक नया अकाउंट आ जाएगा, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसका ओपनिंग बैलेंस 0 था लेकिन अब उसमें 1490 रुपए आ गए। यानी कि जितनी भी चेंजेस वगैरह हमने की, सारी चेंजेस को करने के बाद एंड पे हम लोग इस एक ट्रायल पे पहुंच गए हैं, जिस ट्रायल में सारी फिगर्स में जो जो चेंजेस है वो बता दी गई हैं, ठीक है जी। अब आप बहुत ही आराम से इन चीज़ों को अपनी रेलेवेंट जगह पे प्लेस कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो अब आपने सिंपल सिर्फ और सिर्फ ट्रायल्स की वो तमाम आइटम्स जो कि आपने निकाली हैं वो आपने प्लेस करनी है, और ये वाला क्लोजिंग स्टॉक 45,870 आपने अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो स्टेटमेंट होती है उसके अंदर भी, और जो बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम्स होती है क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग इन्वेंटरी की, वो वाली है, उन दोनों के अंदर ये आइटम्स पुट करनी है, तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल टैली हो जाएगी।